नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th टू 18th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास। और ये जो टॉपिक है वो हमें 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो इतिहास रहा है इसमें से भी निर्धारित सिलेबस को हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे चैनल की विशेषता रही है कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते हैं, ताकि कम समय में और बेहतरीन तैयारी हमारी हो सके। तो इस टॉपिक का जो पहला टॉपिक है वो है गुर्जर प्रतिहार। ये 8वीं शताब्दी का राजस्थान का प्रमुख राजवंश रहा है, और जिस भी परीक्षा में ये जो सिलेबस में निर्धारित रहता है यदि गुर्जर प्रतिहार, तो 2-3 प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य पूछे जाते हैं। तो हमारे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री में जो 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे उसमें से एक प्रश्न इसमें से अवश्य आने के चांसेज हैं। तो जो प्रमुख जो चीज़ें हैं जिनसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं उन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा हो, जो पढ़ने लायक नहीं हो, क्योंकि मैं खुद हाथ से नोट्स बना करके और फिर क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। यदि नोट्स तैयार नहीं रहते हैं तो क्लास स्किप हो सकती है, लेकिन मैटर में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जाती है। जब तक कि हमारा बेस्ट जो कलेक्शन है वो ना हो जाए तब तक क्लास आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो नहीं मिले हैं, तो जो ऊपर वाला जो पहला पॉइंट था जिसमें लगभग जो भारत का इतिहास था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और तीसरा जो पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, ये भी हम पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो पुराने सिलेबस में भी था, वहाँ पर इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये बीच वाला जो टॉपिक है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, ये नया टॉपिक जुड़ा है। तो नए के अनुसार आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुर्जर प्रतिहार। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि पहला जो राजवंश हमारे सिलेबस में निर्धारित किया गया है वो किया गया है गुर्जर प्रतिहार। शासनकाल की बात करें तो प्रमुख है 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। तो 6ठी से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार का शासन राजस्थान में रहा है। और क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी भारत में इसका रहा है। तो राजस्थान जो है वो भी भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो प्रमुखता हम बात करें तो ये राजस्थान में ये राजवंश जो है वो कब से कब तक रहा था, 6ठी शताब्दी से और 12वीं शताब्दी तक। दूसरा पॉइंट है कि प्रतिहार शब्द का जो अर्थ होता है द्वारपाल, और गुर्जरात्रा गुर्जर प्रदेश पर प्रतिहारों का शासन होने के कारण ये क्या कहलाए, गुर्जर प्रतिहार कहलाए। तो इनका जो नाम है, ये जो वंश है इसका नाम है गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार के पीछे का जो लॉजिक है, जो तर्क है, जो विद्वानों के द्वारा दिया गया या फिर शब्दों के आधार पर हम इसका जो अंदाज़ा लगाएं तो यही आता है, क्योंकि प्रतिहार का संस्कृत में अर्थ होता है द्वारपाल। और गुर्जरात्रा ये प्रदेश है, क्षेत्र का नाम है, तो यहाँ पर इनका शासन रहा था, यहाँ पर इन्होंने शासन किया था, इसीलिए दोनों शब्दों को जोड़ करके और इनके वंश का जो नाम बना वो बना गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्री वेनसांग ने अपने ग्रंथ सीयू की में गुर्जर राज्य को कुचेलो तथा राजधानी पीलो मोलो बताया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि चीनी यात्री वेनसांग ने गुर्जर प्रतिहार की जो राजधानी है वो किसको बताया था। तो गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी है वो पीलो भोलो भी कहीं कहीं पर मिलता है, तो पीलो मोलो इन्होंने बताया था। और ये किसका नाम था, जो भीनमाल जालोर है उसी का नाम पीलो मोलो इन्होंने बताया है। और इनके जो राज्य है जिसको हम गुर्जरात्रा ऊपर देखे थे, तो गुर्जरात्रा प्रदेश को इन्होंने किस नाम से संबोधित किया है, तो कुचेलो नाम से गुर्जर शब्द को इन्होंने संबोधित किया है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। और जितना कठिन हमारा जो इंडिया लेवल का जो हिस्ट्री था उतना कठिन हमारे राजस्थान का नहीं है, इसीलिए आपको बिल्कुल सरल लग रहे होंगे। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इनको सिर्फ पढ़ना है, कम समय है। नोट्स में आपको रोज़ टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देता हूँ, यहाँ से सिर्फ आपको समझना है कि प्रश्न किस टाइप्स का बनता है। तो राज्य को कुचेलो कहा और राजधानी इनको पीलो मोलो बताया है, किसने, चीनी यात्री वेनसांग ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिहार वंश के बारे में प्रमुख मत। तो जो भी हम राजवंश पढ़ेंगे उसके बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, बहुत सारे कवियों के द्वारा, बहुत सारे लेखकों के द्वारा अपने लेखों में, अपनी पुस्तकों में अलग अलग मत उन्होंने बताए हैं, तो उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मतों को भी इसमें शामिल किया है,
कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमें कहाँ से मिलता है, पहला प्रश्न यही है। तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलता है। तो बादामी नरेश यानी बादामी एक क्षेत्र था और उस बादामी का जो राजा था वो चालुक्य इनका वंश का नाम था, जैसे गुर्जर इनके वंश का नाम रहा है। तो उसमें एक राजा हुआ है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने एक अभिलेख लिखवाया था ऐहोल में, उसको हम पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कहते हैं। तो उस ऐहोल अभिलेख से हमें गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले मैंने इसी तथ्य को रखा है कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो बादामी नरेश, चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हमें गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरब यात्रियों ने इस वंश के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग किया है। तो जैसे गुर्जर है वैसे ही अपनी भाषा में रूपांतरित होने के कारण आपको ये याद रखना है कि जो अरब यात्री हैं उन्होंने गुर्जर शब्द के लिए, गुर्जर वंश के लिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए कौन से शब्द का यूज किया है। तो आपको इस शब्द को याद रखना, जुर्ज शब्द। अल मसूदी एक अरब यात्री थे। तो अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल गुजर कहा तथा राजा को बोरा कहा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमें याद रखना है कि अरब यात्री या अरबी यात्री अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को किस शब्द से संबोधित किया। तो यहाँ पर ये शब्द आपको याद रखना, अल गुजर। या फिर उसने राजा को किस शब्द से संबोधित किया था। तो ऑप्शन में 4 ऐसे शब्द देंगे जो आपको इसी से संबंधित मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना, राजा को अल मसूदी ने क्या कहा है, बोरा कहा है। इतिहासकार डॉक्टर भंडारकर की बात करें तो भंडारकर ने इन्हें विदेशी बताया है। 1-2 बार पूछा गया प्रश्न भी है कि गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी कौन से इतिहासकार ने बताया है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ऑप्शन में इतिहासकारों के नाम भी आ सकते हैं। तो वहाँ से आपका आंसर होना चाहिए था डॉक्टर भंडारकर। या फिर प्रश्न में इतिहासकार का नाम दे करके और नीचे भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विदेशी, ईरानी या फिर क्षत्रिय, अग्निकुंड से उत्पत्ति। तो वहाँ पर आपको बताना है विदेशी बताया है। जॉर्ज कनेडी की बात करें तो जॉर्ज कनेडी एक इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया है। तो ऊपर मैं ऑप्शंस की बात कर रहा था, तो ऑप्शंस में ऐसे भी आ सकते हैं, ईरानी मूल का बताया है, विदेशी बताया है। तो ये हर आदमी का आपको नाम रखना, हर व्यक्ति का नाम रखना है, विदेशी किसने बताया है, ईरानी किसने बताया है और क्षत्रिय किसने बताया। तो यहाँ से जॉर्ज कनेडी की हम बात करते हैं तो जॉर्ज कनेडी ने गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गौरीशंकर ओझा ने इन्हें क्षत्रिय कहा है या क्षत्रिय माना है। तो क्षत्रिय किसने कहा है, गौरीशंकर ओझा ने। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार और विशुद्ध क्षत्रिय बताया है। तो यहाँ पर एक प्रमुख शासक हुए हैं नागभट्ट। तो नागभट्ट को राम का प्रतिहार कौन से अभिलेख में बताया गया है। तो प्रश्न यही है। तो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, तो मिहिर भोज भी गुर्जर प्रतिहार वंश में ही हुए थे। तो यहाँ से मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है वहीं से नागभट्ट को राम का प्रतिहार और विशुद्ध क्षत्रिय बताया है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राजवंशों के बारे में बहुत सारे मत हैं। तो आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जितने भी प्रमुख मत हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं और खुद प्रतिहारों की हम बात करें कि वो अपने आप को क्या मानते हैं। तो प्राचीन शास्त्रों के अनुसार, प्राचीन अभिलेखों के अनुसार, इतिहास के अनुसार प्रतिहार जो है वो अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऊपर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इस वंश में 2 शब्द हैं, गुर्जर प्रतिहार। तो प्रतिहार का अर्थ मैंने आपको बताया था द्वारपाल या दरवाजे पर रक्षक। तो इनका मानना है कि भगवान के जो भगवान श्री राम के छोटे भाई जो है लक्ष्मण, उन्होंने राम जी के दरबार में एज ए प्रतिहार, एज ए द्वारपाल अपना जीवन व्यतीत किया था सेवक बन करके। तो इसीलिए लक्ष्मण जी को ये प्रतिहार मानते हुए अपने आप को ये प्रतिहार कहते हैं। और इनका मानना है कि हम लक्ष्मण जी जो प्रतिहार थे उन्हीं के हम वंशज हैं, इसीलिए इनके नाम के आगे प्रतिहार लगता है। और गुर्जर प्रदेश में शासन होने के कारण ये गुर्जर कहलाते हैं। तो दोनों के पीछे जो रीजन था वो भी मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं इनके जो प्रमुख जो शाखाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इनकी 3 प्रमुख शाखाएं, राजस्थान में 2 जगह इनकी शाखा रही है। एक तो मंडोर की प्रमुख शाखा रही है, एक भीनमाल जालोर की प्रमुख शाखा रही है। तीसरी इनकी शाखा है वो राजस्थान के बाहर रही है, कन्नौज की शाखा।
इस शाखा को भी हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में तो राजस्थान का इतिहास है, लेकिन जो कन्नौज की शाखा है उसकी जो स्थापना है वो भी राजस्थान के जो प्रतिहार है इन्होंने ही की थी, और इन्हीं का जो युद्ध भी उनके साथ होता है, तो इनसे जुड़ा हुआ होने के कारण इसको हमें पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रथम जो शाखा है मंडोर की शाखा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद में सेकंड जो वीडियो है उसमें हम भीनमाल जालोर की शाखा और कन्नौज की शाखा के बारे में चर्चा करेंगे। समय कम है इसलिए हम ज़्यादा जो टॉपिक है उसको डिवाइड नहीं करेंगे, 1 या 2 पार्ट में हम हर टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला जो गुर्जर प्रतिहार उसके 2 वीडियो होंगे। तो आज हम मंडोर की शाखा के बारे में कंप्लीट जो जानकारी है वह आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मंडोर की शाखा के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, और जब शासकों का नाम आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा कि कई नाम जो हैं वो दोनों शाखाओं में मिलते हैं, मंडोर की शाखा में भी मिलते हैं और भीनमाल जालोर की शाखा में भी मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ामों में जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो कंफ्यूज हुए हैं कि प्रश्न पूछता है भीनमाल जालोर की शाखा के राजा के बारे में और हमें याद रह जाता है मंडोर की शाखा के बारे में। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से याद रखना है कि ये जो प्रश्न है ये उससे संबंधित है या फिर ये भीनमाल जालोर से संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी जो पहली शाखा वो मंडोर की शाखा है। मंडोर जोधपुर में है। मुहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि मुहणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का जिक्र किया है, कितनी शाखाएं बताई हैं। तो 26 शाखाएं बताई हैं, और 26 शाखाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मंडोर की जो शाखा है जो सबसे प्राचीन है और सबसे प्रमुख शाखा है। तो मुहणोत नैणसी के अनुसार मंडोर की जो शाखा है गुर्जर प्रतिहारों की, वो सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रमुख है, और संख्या की बात करें तो इन्होंने 26 बताया है। अब हम इनके जो प्रमुख शासक रहे हैं, क्योंकि प्रश्न बनता है वो शासकों से संबंधित ही बनता है, तो मंडोर शाखा के जितने भी शासक हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहला जो राजा है वो हरिश्चंद्र। तो सबसे पहले देखते हैं हम हरिश्चंद्र के बारे में कि मंडोर के प्रतिहार स्वयं को हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण, जिसका दूसरा नाम रोहिलद्धि भी मिलता है, का वंशज मानते हैं। तो मंडोर की शाखा जो है वो किससे प्रारंभ होती है? हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण है उससे ये जो शाखा वो प्रारंभ होती है, और हरिश्चंद्र का ही दूसरा नाम हमें क्या मिलता है? रोहिलद्धि। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो प्रथम पुरुष हैं वो कौन से रहे? हरिश्चंद्र। दूसरा पॉइंट है इनकी 2 पत्नियाँ थी, एक ब्राह्मणी दूसरी छत्राणी, जिसका नाम था भद्रा। तो एक ब्राह्मण कुल से इनकी पत्नी थी, उसका नाम कहीं उल्लेखित नहीं है, लेकिन मिलता है कि इनके 2 पत्नियाँ थी, एक ब्राह्मण वर्ग से थी और दूसरी क्षत्रिय वर्ग से। तो क्षत्रिय वर्ग से जो पत्नी थी उनका नाम था भद्रा। क्षत्रिय पत्नी से 4 पुत्र जन्म लेते हैं, तो चारों का नाम याद रखना, भोगभट्ट, कद्धक, रज्जिल और दद्द। कहीं कहीं पर इनका नाम दह भी मिलता है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से भद्रा के कौन कौन से पुत्र हैं। तो चारों नाम आपको याद रखना है। ये चारों के चारों जो पुत्र हैं वो हरिश्चंद्र की जो क्षत्रिय कुल से जो पत्नी थी भद्रा, उससे उत्पन्न हुए पुत्र हैं। मंडोर को जीत करके चारों ने यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना में चारों का योगदान रहा है, और यहाँ पर प्रतिहार वंश की स्थापना करने के बाद में मंडोर के चारों ओर प्राचीर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था सुरक्षा की दृष्टि से। हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु कहा जाता है, प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है, मूल पुरुष आदि नामों से भी जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि कई बार जो इनके उपनाम है, उपाधियां हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो हमें याद रखना हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष किसे कहते हैं? तो भी हमें आंसर देना हरिश्चंद्र। और गुर्जर प्रतिहारों का गुरु किसको कहा जाता है? हरिश्चंद्र। क्योंकि ब्राह्मण कुल से थे तो गुरु शब्द से भी इनको संबोधित किया जाता है। तो हरिश्चंद्र के बारे में 3-4 पॉइंट मैंने बनाए हैं, इन्हीं से आपका प्रश्न कवर हो जाता है। दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो दूसरे राजा हुए हैं रज्जिल। तो ऊपर हमने पढ़ा था इनकी क्षत्रिय पत्नी से 4 पुत्र हुए थे, भोगभट्ट, कद्धक, रज्जिल और दद्द। तो तीसरे जो पुत्र थे रज्जिल, तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि
जो 3 बाकी के हैं उनका जो राजवंश है उसमें योगदान नहीं है, क्योंकि राजा जो बनते हैं उसी के बारे में इतिहास बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हरिश्चंद्र के पुत्रों में रज्जिल जो है वो मंडोर का शासक बना। ऊपर हमने पढ़ा था कि मंडोर को जीतने में चारों का ही योगदान रहा था, चारों ने ही मिलकर चारों ओर प्राचीर का निर्माण भी किया था। लेकिन राजा कौन बनते हैं, तो यहाँ राजा बनते हैं रज्जिल। तीसरे इनके जो पुत्र थे रज्जिल, वो मंडोर के राजा बनते हैं। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि हरिश्चंद्र के पुत्रों में मंडोर का शासक कौन बनता है, तो हमें याद रखना है रज्जिल। मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली रज्जिल से प्रारंभ होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर हमने हरिश्चंद्र पढ़ा है और दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं रज्जिल। तो यहाँ से 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न यदि इस तरह से आता है कि मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली का प्रारंभ कौन से शासक से होता है, और मान लीजिए आपके ऑप्शन में हरिश्चंद्र भी है और रज्जिल भी है, तो गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली का प्रारंभ आपको रज्जिल बताना है। और आदि पुरुष, प्रथम पुरुष और गुरु यदि पूछा जाता है तो आपको हरिश्चंद्र बताना है। तो ये इसीलिए मैं इस पॉइंट पर जोर देकर आपको बता रहा हूँ कि गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा की वंशावली का प्रारंभ किससे होता है, रज्जिल से होता है। रज्जिल ने, ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि मंडोर को जीत करके और मंडोर को राजधानी इन्होंने बनाया था, और वहीं पर इन्होंने जो राजवंश है वो स्थापित किया था। किसने, रज्जिल ने। रज्जिल ने मंडोर को राजधानी बनाया। नीचे लिख भी दिया है कि मंडोर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था, रज्जिल ने। नरहरि ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान करी थी। तो इनके दरबार में एक ब्राह्मण कवि थे नरहरि, उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। तो यहीं से आपको याद रखना है कि रज्जिल को राजा की उपाधि किसने प्रदान करी, नरहरि ने, या फिर इनके दरबारी कवि नरहरि ने रज्जिल को कौन सी उपाधि से संबोधित किया है, तो आपको याद रखना है राजा की उपाधि से इनको संबोधित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, रज्जिल ने रोहिष्कूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। तो गुर्जर प्रतिहार के समय की हम बात करते हैं, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के समय जोधपुर में 2 ही क्षेत्र का उल्लेख हमें प्रमुखता से मिलता है, ज़्यादातर मिलता है। एक मिलता है मंडोर और दूसरा मिलता है रोहिष्कूप नगर। तो दूसरा जो प्रमुख स्थान है जोधपुर का वो है रोहिष्कूप। तो रोहिष्कूप में महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो भी हमें आंसर देना है रज्जिल ने, क्योंकि निर्माण से संबंधित प्रश्न भी हमें कवर करना है। प्रमुख जो मंदिर हैं कौन से शासक ने बनवाया और कहाँ पर बनवाया, तो मंदिर का नाम है महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर। तो इस पॉइंट से किसी भी तरह प्रश्न आता है कि कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, या फिर महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया, या रोहिष्कूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव का निर्माण कौन से प्रतिहार शासक ने करवाया, तो सारे जो प्रश्न हैं वो इस पॉइंट से आपको कवर करना है। आगे जो शासक है उसकी बात करते हैं, नरभट्ट। रोहिष्कूप नगर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। तो अभी मैं पिछले पॉइंट में भी आपसे चर्चा कर रहा था कि यहाँ पर हमें निर्माण संबंधी प्रश्न भी हमें कवर करना है। तो महामंडलेश्वर महादेव रज्जिल ने बनवाया था, और रोहिष्कूप में विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, नरभट्ट ने बनवाया था। वेनसांग ने इनका जो उल्लेख है वो पेल्लो पेल्ली नाम से किया है, और इसका अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला। तो चीनी यात्री वेनसांग ने भी नरभट्ट का उल्लेख किया है, और किस नाम से किया है, किस उपाधि से इनका जिक्र किया है, तो पेल्लो पेल्ली नाम से इनका जिक्र किया है, जिसका अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नागभट्ट प्रथम। ये अलग शासक हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था कि मंडोर की शाखा और भीनमाल जालोर की शाखा, दोनों में ही कई शासक ऐसे हुए जो कॉमन हैं। तो हम जब जालोर की शाखा पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको नागभट्ट प्रथम नाम का एक शासक पढ़ने को मिलेगा, और उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हमें पढ़नी है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों में उसके नाम को गिना जाता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि वो नागभट्ट प्रथम अलग है और ये नागभट्ट प्रथम अलग है। ये मंडोर की शाखा से संबंधित नागभट्ट प्रथम है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो भीनमाल जालोर की शाखा से संबंधित नागभट्ट प्रथम है। तो यहाँ जो पॉइंट है उनसे प्रश्न बनता है, तो हमें भीनमाल मंडोर शाखा के नागभट्ट का जो आंसर है उससे संबंधित मान करके इसका आंसर हमें देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नागभट्ट प्रथम है मंडोर की शाखा से संबंधित, वो रज्जिल का पुत्र था। रज्जिल अभी ऊपर हमने पढ़ा है।
मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया, इसीलिए इसको शामिल किया है। और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न भी है राजस्थान के एग्जाम्स में कि कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। तो नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। और ये जो नागभट्ट प्रथम है जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया, वो कौन सी शाखा से संबंधित थे? मंडोर शाखा से संबंधित थे। पुत्र भोज व तात, और इनके दो पुत्रों का उल्लेख हमें मिलता है। एक पुत्र का नाम था भोज और दूसरे पुत्र का नाम था तात। तात आध्यात्मिक था, तो दोनों पुत्रों में जो तात था वो आध्यात्मिक था और बड़ा भी था। तो इनका दूसरा जो पुत्र है इसके बाद में राजा बनता है भोज प्रतिहार, क्योंकि तात जो है वो आध्यात्मिकता से संबंधित था, इसलिए ये बड़ा होने के बाद भी राजा नहीं बनता है। और इसका जो छोटा बेटा है भोज, वो गुर्जर प्रतिहारों का शासक बनता है। यहाँ एक ही लाइन इसके बारे में मैंने लिखी है, नागभट्ट के बाद उसका छोटा पुत्र भोज शासक बना। अब छोटा पुत्र क्यों बना उसके पीछे मैंने रीजन बता भी दिया और लिख भी दिया कि जो इसका जो बड़ा बेटा था जिसका नाम तात था, वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था, और आध्यात्मिकता से जुड़े होने के कारण ये जो राजनीति थी उससे दूर रहना चाहता था और इसने राजवंश को स्वीकार नहीं किया। तो भोज प्रतिहार जो इसका छोटा बेटा था नागभट्ट प्रथम का, वो प्रतिहार शासकों का शासक बनता है। नेक्स्ट हमारे शासक है सिलूक। वल्ल मंडल के शासक भाटी देवराज को हराया और सीमा का विस्तार वल्ल तक किया। तो ये प्राचीन क्षेत्रों के नाम हैं। तो बहुत सारे पुस्तकों में राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम भी है। तो वल्ल मंडल जो है वो जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था। तो जैसलमेर क्षेत्र के शासक थे भाटी राजवंश से संबंधित। तो यहाँ के एक शासक रहे हैं भाटी देवराज। इनको कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक ने हराया था, ऐसा प्रश्न यदि आता है तो हमारा आंसर हो जाएगा सिलूक ने। और शासक को ही हरा करके और वहाँ तक की जो सीमा है अपने राज्य की सीमा का विस्तार वल्ल क्षेत्र तक इन्होंने किया था। जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये तीसरे शासक हैं हमारे जो मंदिर से संबंधित प्रश्न कवर करता है। पहला मंडलेश्वर महादेव, दूसरा हमने विष्णु का मंदिर पढ़ा था, तीसरा है महादेव का मंदिर और ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये किसने बनवाया था? तो ये भोज ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? जोधपुर में। नेक्स्ट हमारे शासक है झोट। इनसे संबंधित दो ही पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं। सिल्लुक का ये पुत्र था और झोट उनके बाद मंडोर का शासक बना। तो सिल्लुक का पुत्र झोट सिलुक के बाद कहाँ का शासक बनता है? मंडोर का। इसने गंगा जल में समाधि ली थी, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया अपने वीडियो में कि प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी। तो आपको याद रखना है सिलुक का पुत्र झोट जो है उसने गंगा में जल समाधि ली थी। नेक्स्ट हमारे गुर्जर प्रतिहार शासक हैं मंडोर शाखा के कक्क। जालोर शाखा के प्रतिहार शाखा के राजा वत्सराज और उसके पुत्र नागभट्ट का ये सामंत रहा है। तो दूसरी जो प्रमुख शाखा है गुर्जर प्रतिहार की जालोर शाखा, उसके प्रमुख एक राजा हुए हैं वत्सराज, उनके भी ये सामंत रहे हैं। और वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय के समय तक ये वहाँ के सामंत रहे थे। वत्सराज की तरफ से मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे इनके खिलाफ इन्होंने युद्ध भी लड़ा था। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि कक्क ने कौन से पाल शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो वहाँ पर हो जाएगा धर्मपाल। या फिर किसकी तरफ से युद्ध लड़ा था? तो वत्सराज की तरफ से युद्ध लड़ा था। कौन से युद्ध में इन्होंने भाग लिया था? तो मुंगेर के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था कक्क ने। व्याकरण, ज्योतिष, तर्क आदि विषयों की ये ज्ञाता थे। तो कक्क के बारे में सबसे बड़ी विशेषता यही मिलती है कि विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे और किस किस विषयों का इनको ज्ञान था। तो विषयों की हम बात करें तो व्याकरण के भी ये ज्ञाता थे, ज्योतिष के ज्ञाता थे, तर्क विषय के ये ज्ञाता थे। कक्क के दो पत्नियां थी, एक भाटी राजवंश की रानी थी पद्मिनी और दूसरी दुर्लभ देवी। तो एक का नाम पद्मिनी था, दूसरे का नाम दुर्लभ देवी था। और दो पुत्र हुए हैं इनके दोनों पत्नियों से। पद्मिनी से जो पुत्र उत्पन्न हो उनका नाम बाउक था और दुर्लभ देवी से जो पुत्र उत्पन्न हो उनका नाम कक्कुक था। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि कक्क की कितनी रानियाँ थी? दो, और इनके पुत्रों के क्या नाम थे? बाउक और कक्कुक। जो प्रमुख जो चीज़ है वो यही है कि कौन से रानी का कौन सा पुत्र था। तो पद्मिनी का बाउक था और दुर्लभ देवी का कक्कुक।
उसके बाद में राजा बनता है बाउक। तो कक्क के बाद में जो गुर्जर प्रतिहारों का शासक बनता है बाउक, इसने भुआकूप के युद्ध में मयूर नामक राजा को हराया था। तो ये प्रमुख इसके जानकारी हमें प्राप्त होती है कि बाउक ने कौन से राजा को हराया था, मयूर नामक राजा को हराया था। कौन से युद्ध में हराया था, भुआकूप नामक युद्ध में हराया था। 837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर में प्रशस्ति लगवाई थी। तो मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश से जानकारी उपलब्ध करवाने वाली प्रशस्ति किसने लगवाई थी, बाउक ने लगवाई थी। और कहाँ लगवाई थी, विष्णु मंदिर में। और कब लगवाई थी, 1837 ईस्वी में। उसके बाद में इसका जो सौतेला भाई था कक्कुक, वो शासक बनता है। बाउक का सौतेला भाई था, ये ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं, दुर्लभ देवी का था ये। और घटियाला शिलालेख के अनुसार इसने अपने सच्चरित्र से मरु, माड़, तमणी, अज, गुर्जरात्रा के लोगों का स्नेह प्राप्त किया था। तो कक्कुक की हम बात करें तो कक्कुक ने 2 शिलालेख लगवाए थे, जिनको हम घटियाला शिलालेख के नाम से जानते हैं। मैंने नीचे नोट्स में लिखा भी है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि इनका चरित्र इतना अच्छा था, इनका स्वभाव इतना अच्छा था कि आसपास के जो क्षेत्र थे, जिसमें मरु क्षेत्र था, माड़ क्षेत्र था, तमणी क्षेत्र था, अज, गुर्जरात्रा, इन चारों पांचों क्षेत्र के लोगों का इनको अपार स्नेह इनको मिलता है। किसको मिलता है, कक्कुक को। इन्होंने 2 स्तंभों का निर्माण भी करवाया। एक स्तंभ इन्होंने मंडोर में स्थापित करवाया, जिसको राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ किसको कहा जाता है, तो मंडोर के स्तंभ को। और इसकी स्थापना किसने करी थी, कक्कुक ने करी थी। किसका पुत्र था, कक्क का। तथा दूसरा जो स्तंभ है वो रोहिस्कूप नगर जोधपुर में स्थापित करवाया था। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि गुर्जर प्रतिहार के मंडोर शाखा की हम बात करते हैं तो 2 ही स्थानों का प्रमुखता से जिक्र आता है, एक मंडोर, दूसरा रोहिस्कूप। तो कक्कुक ने 2 जगह अपने स्तंभ लगवाए विजय की स्मृति में, पहला मंडोर में और दूसरा रोहिस्कूप नगर में। रोहिस्कूप के निकट इन्होंने बाजार बना करके महाजनों को बसाया था, यानी उच्च कुल के जो लोग थे इनको इन्होंने रोहिस्कूप के निकट बाजार बनवा करके वहाँ पर इनको बसाया था। घटियाला शिलालेख भी कक्कुक ने ही लगवाए थे। तो ऊपर मैंने जो बताया था कि 2 शिलालेख इन्होंने लगवाया था, जिनको हम घटियाला शिलालेख के नाम से जानते हैं, और वहीं से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो वो भी किसने लगवाए थे, कक्कुक ने। कक्कुक के बाद मंडोर शाखा के प्रतिहारों की अधिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो जैसे हमने ऊपर बहुत सारे शासक पढ़े, इनके बारे में हमें प्रमुख जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन कक्कुक के बाद मंडोर शाखा के प्रतिहारों की अधिक जानकारी हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि हमें प्रमुख जो बातें याद रखनी है वो कक्कुक तक ही हमें याद रखनी है। इसके बाद में कुछ 1-2 अन्य तथ्य भी मैंने वीडियो में शामिल किए हैं जो मंडोर शाखा से संबंधित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सहजपाल अभिलेख के अनुसार नाडोल के चौहान शासक रायपाल ने प्रतिहारों से मंडोर छीन लिया था। तो यहाँ से यही बनता है कि कौन से चौहान शासक ने गुर्जर प्रतिहारों से मंडोर छीन लिया था। तो वहाँ पर आपको नाम याद रखना है, रायपाल। और ये जो शिलालेख का नाम है सहजपाल, तो ये रायपाल का ही पुत्र जिसका नाम था सहजपाल। तो रायपाल के पुत्र सहजपाल ने एक शिलालेख लिखवाया और इसकी स्थापना करवाई। उसी शिलालेख अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि मंडोर शाखा के गुर्जर प्रतिहारों को हरा करके मंडोर रायपाल नामक चौहान शासक ने छीन लिया था। और ये जो चौहान शासक वो कौन सी शाखा के थे, नाडोल शाखा के ये चौहान थे। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट में दूसरा हमारा पॉइंट है, इंदा प्रतिहारों ने राजा हमीर प्रतिहार से परेशान होकर के मारवाड़ के राव चूड़ा राठौड़ को मंडोर दहेज में दे दिया था। तो गुर्जर प्रतिहारों में एक और जिक्र मिलता है, इंदा प्रतिहार। इनका राजा था हमीर प्रतिहार। तो ये अपने ही राजा से, हमीर प्रतिहार से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इन्होंने एक राजकुमारी का जो विवाह है वो राव चूड़ा राठौड़ से किया था। और दहेज में जो मंडोर है, जो गुर्जर प्रतिहार की जो राजधानी रहा था, बहुत लंबे समय तक प्रमुख केंद्र रहा था, ये इन्होंने दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मंडोर शाखा का अंतिम प्रतिहार शासक इंद्रजीत प्रतिहार को माना जाता है। तो ये ऐसे प्रश्न पूछते नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पर मिला तो मैंने इसको भी नोट्स में शामिल कर लिया है
कि मंडोर शाखा का अंतिम प्रतिहार शासक किसे माना जाता है? इंद्रजीत प्रतिहार। ऐसे प्रश्न इसलिए नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये विवादित प्रश्न होते हैं, और विवादित प्रश्नों को पूछने से फिर हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें कई बाधाओं का सामना हमें करना पड़ता है, उसमें आपत्तियां लगती है, फिर आंसर की आने में समय लगता है। तो आजकल ऐसे प्रश्नों को अधिक महत्व दिया जाता है जो बिल्कुल विवादित ना हो। फिर भी यदि पूछा जाता है तो हमें याद रखना है, इंद्रजीत को अंतिम प्रतिहार शासक माना जाता है मंडोर शाखा का। कक्कुक की दान वीरता के कारण उद्योतन सूरी जो एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं और उनके ग्रंथ का नाम है कुवलय माला। तो इस कुवलय माला ग्रंथ में कक्कुक को प्रतिहार वंश का कर्ण कहा है। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मंडोर शाखा के गुजर प्रतिहारों में कौन से शासक को कर्ण के नाम से संबोधित किया गया है? तो कर्ण के नाम से संबोधित है कक्कुक। कैसे भी आप याद रख सकते हैं, कर्ण है, कक्कुक है। और क्यों इनको कहा गया है? क्योंकि दान वीरता के कारण प्रसिद्ध थे, अपने जीवन में इन्होंने बहुत दान किया था। और किसने इनको कर्ण कहा ये भी आपको याद रखना है। तो कुवलय माला के जो लेखक हैं उद्योतन सूरी, उन्होंने अपने ग्रंथ में इनको कर्ण कहा है। तो आज के वीडियो में हमने मंडोर शाखा के प्रतिहारों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, सारे पॉइंट मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो जालोर जो शाखा है, भीनमाल जालोर शाखा के जो गुजर प्रतिहार है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।